Hello class, today we are going to start with the new concept that is called the theories of management. हम लोग नया concept पढ़ते हैं theories of management. लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ में मैंने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन किया था. I hope that all of you have understood that concept, and today we are starting with the new one that is called the theories of management. So normally, see here the introduction given here. Management theories are the set of general rules that guide the managers to manage the organization. आप लोग को पता है ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होते हैं, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट यूनिट और सब यूनिट होते हैं. तो उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को, सेक्शंस को, यूनिट और सब यूनिट्स को मैनेज करने के लिए नॉर्मली के कौन होते हैं? मैनेजर्स होते हैं. ठीक है ना, ताकि काम वहाँ पे प्रॉपरली चल सके, जो भी एक्टिविटी उन लोगों को मिलती हो प्रॉपरली और कंप्लीट हो सके, सो दैट बेटर रिजल्ट्स कंपनी को मिल सके. सो मैनेजमेंट की थियरीज क्या है? ये एक जनरल रूल है, एक जनरल प्रिंसिपल है, ताकि मैनेजर्स को हेल्पफुल हो सके उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए जो लोगों को असाइन होते हैं. थियरीज आर एन एक्सप्लेनेशन टू असिस्ट द एम्प्लॉयज़ to effectively relate to the business goals and implement the effective means to achieve the same. So business organizations किसी न किसी गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं लोग. ठीक है ना. तो नॉर्मली यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है, जो थियरीज हैं, उन लोगों को असिस्ट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करते हैं ताकि वो अपना काम बेटर तरीके से कर सकें, एंड जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो उसको प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकें. वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड द थियरीज विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस. सो सिर्फ एक या दो लोग ही नहीं है जिन्होंने मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स को डेवलप किया या मैनेजमेंट में थियरीज को इन्वेंट किया है, बट बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने वे में, अपने ओन वे में सोच के, अपने ओन वे में एक्सपीरियंस करके थियरीज़ को डेवलप किया है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मैनेजमेंट थिंकर्स सच एज फ्रेडरिक विल्सन टेलर. फ्रेडरिक विल्सन टेलर एक थिंकर है जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया है. व्हेन ही वाज देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, जब उनके टाइम में चीज़ें डिफरेंट थी, उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व किया, एंड डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करके जो भी उनके टाइम में हो रहे थे अकॉर्डिंगली उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने थियरीज ऑफ मैनेजमेंट और बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया. एल्टन मायो, अगेन वन ऑफ द थिंकर्स एंड द पर्सन हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. इनका भी ऑब्जर्वेशन अलग था, इनका भी चीज़ों को समझने का तरीका अलग था. तो इनके टाइम में चेंजेस हुआ तो नॉर्मली इन्होंने अपना अलग सेट रूल्स और कंट्रीब्यूट किया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में. फिर उसके बाद में हेनरी फ्यूल सर डिफरेंट तरीके के बंदे थे. नॉर्मली ही हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस सर्टन principles and certain theories and certain manners to contribute in the field of management. So हर एक thinkers जो है अलग अलग तरीके से उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, अलग अलग तरीके से उन्होंने चीज़ों को देखा, एंड रिलेटेड टू दैट दे हैव डेवलप सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेकिन हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर बोलते हैं एल्टन मायो के जो थियरीज़ है या प्रिंसिपल्स है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट के अंदर, इन सब की चीज़ें डिफरेंट है. हेनरी फ्यूल सर का डिफरेंट कंसेप्ट है मैनेजमेंट को लेके, एफ.डब्ल्यू. टेलर का डिफरेंट कंसेप्ट है मैनेजमेंट को लेके, एल्टन मायो का कंसेप्ट डिफरेंट है. बिकॉज ये डिफरेंट थिंकर्स डिफरेंट रीजन और डिफरेंट टाइम में थे, तो इन्होंने खुद से वो थियरीज़ को डेवलप किया, प्रपोंड किया, एंड अकॉर्डिंगली दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. दे हैव इंट्रोड्यूस द थियरीज विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस, यानी डिफरेंट क्राइटेरियाज, डिफरेंट सिचुएशंस के बेस्ड पे डिफरेंट. दे हैव इंट्रोड्यूस द थियरीज विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस. These theories are applicable in all types of organization. छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में थियरीज ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या जो भी इनका कंट्रीब्यूशन है वो एप्लीकेबल होता है. विथ अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन एवरी मैनेजर कैन यूज़ these theories by adding some innovative technique. Obviously प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो या थियरीज ऑफ मैनेजमेंट हो, एज इट इज़ अगर कोई भी बिजनेस मैनेजर अगर इम्प्लीमेंट करता है
तो वो वैसे रिजल्ट्स नहीं देगा जैसे उसको मिलना चाहिए। तो नॉर्मली हियर व्हाट हैपन, द सिचुएशंस मे बी इन अ डिफरेंट मैनर एंड अकॉर्डिंगली जो थियरीज या जो प्रिंसिपल्स या जो भी कंसेप्ट वो मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर थोड़ा बहुत तो मॉडिफिकेशन या चेंजेस वो अकॉर्डिंगली वो कर सकता है, ताकि उसको वो रिज़ल्ट मिले जो रिज़ल्ट उसको चाहिए। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर बातें करते तो ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट इन नेचर, है ना। अगर आप टॉप मैनेजमेंट को अगर आप ज़्यादा सैलरी दे रहे हो और सोचोगे कि उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए, तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज दे आर ऑलरेडी गेटिंग द गुड सैलरी। लेकिन अगर आप उनको सैलरी के बजाय अगर कोई अवार्ड देते हो, या अगर आप बीइंग अ मैनेजर कुछ अवार्ड देते हो या कोई इसी डिफरेंट टाइप ऑफ रिकग्निशन उनको देते हो, तो उनका मोरल ऊपर होगा और फिर जाके उनको परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। उसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है और आप सोचो कि मैं एम्प्लॉय को अवार्ड दे दूँ और उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है। अदरवाइज बिकॉज एम्प्लॉयज़ नीड बेटर सैलरी, बेटर इंसेंटिव्स एंड बेटर इंक्रीमेंट इन द सैलरी, ठीक है ना। उसको मॉनिटरी अगर आप कुछ हेल्प करोगे बीइंग अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी, देन ओनली द परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव। सो टॉप मैनेजमेंट को हम पैसे इंक्रीज करेंगे, उनकी सैलरी में इंसेंटिव्स बढ़ा देंगे तो उनका परफॉर्मेंस नहीं होने वाला, उनको अवार्ड देना है। और जो एम्प्लॉयज़ है हमारे यहाँ पे काम करने वाले, उनको अवार्ड देने से उनका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा, उनको सैलरीज, इंसेंटिव्स, पर्क्स अगर हम देंगे तो उनका परफॉर्मेंस ऑलरेडी इम्प्रूव होते चले जाएगा। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, जो डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। रेम्यूनरेशन कुछ भी आप दे सकते हो जिससे उनका इम्प्रूवमेंट हो सके प्रॉपर तरीके से इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। With the appropriate modification, every manager can use the theories by adding some innovative techniques and strategies. It means these old theories are basis of modern management theories. So पुरानी चीज़ें हैं, नई तरीके में इम्प्लीमेंट करोगे, थोड़ा बहुत तो चेंजेस करके उनको आप बेटर रिजल्ट्स ले सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन, वर्कफोर्स एंड सोसाइटी आर फेसिंग सम कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे सोसाइटी इन जनरल हो, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स दोनों ही फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, अगर प्रॉब्लम सोसाइटी में है तो उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी पड़ने वाला है। और जो प्रॉब्लम्स है वो क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है पावर्स आर रिमेनिंग इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। जो पावर होता है डिसीजन लेने का, जो पावर होता है पॉलिसी बनाने का, जो पावर होता है रूल्स को इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स लेने का, वो किसके हाथ में? कुछ लोगों के हाथ में। एंड वो कुछ लोग क्या करते हैं? डोमिनेट करने का काम करते हैं, अपने तरीके से एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं। तो उससे बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, ना तो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, ना तो सोसाइटी को उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा प्रॉब्लम देखो क्या है, स्ट्रेस। सो नॉर्मली द पीपल दोज आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी लाइफ स्ट्रेसफुल होती ही है। एंड उसका जो इम्पैक्ट है ऑब्वियसली लोगों के ऊपर, जो स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, उसके ऊपर भी स्ट्रेस लेवल है। लो मोटिवेशन, ऑब्वियसली द पीपल दोज हु आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द लेवल ऑफ मोटिवेशन इज़ वेरी लेस, ठीक है ना। तो इसके जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली वी कैन से उनके परफॉर्मेंस पे होता है। सोसाइटी अगर लो मोटिवेटेड लोगों से है तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कंजम्पशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर उन लोगों का इम्पैक्ट आता है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं। एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, even we can say there is no proper drinking water available, not enough sanitation facilities are available, lack of, we can say, things are there for the people to consume and all. So बहुत सारे problems है like environmental issues से related। फिर behavioral problem भी है, different people behave in a different manner in a different situation, we can't change them। psychological उनका जो भी है setup है वो accordingly behave करते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वर्क लाइफ बैलेंस, नॉर्मली जो लोग काम करते हैं फिर उनकी पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ, सोशल लाइफ, सारी चीज़ें उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ती ही हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज है तो उसका जो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि हाउ सिंसियर यू आर टुवर्ड्स द डिफरेंट पीपल। लाइक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अकाउंटेबल होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। कैसे? बेटर सैलरीज देके, बेटर इंसेंटिव्स देके, बेटर प्रमोशंस देके, तो वो अकाउंटेबिलिटी है। अगर कस्टमर है तो कस्टमर को क्या चाहिए?
आपको बेटर प्रोडक्ट्स ऑफ़र करने हैं, रिजनेबल प्राइस पे ऑफ़र करने, कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा रहना चाहिए, उनके ग्रीवेंसेस को आप अच्छे से हैंडल करो, सॉल्व करो। तो ये क्या अकाउंटेबिलिटी की चीज़ें होती है। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच के बैठ जा रहे हो, कस्टमर के प्रॉब्लम्स का हैंडल नहीं कर रहे हो, तो आप अकाउंटेबिलिटी के मामले में बहुत ज़ीरो हो, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट होता है अकाउंटेबिलिटी, और इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज हैं। थियरीज ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेटली प्रूव्ड सॉल्यूशन इन सच इश्यूज टू द मैनेजमेंट पीपल, ठीक है। तो थियरीज ऑफ मैनेजमेंट है, या जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, या जो भी कंसेप्ट है मैनेजमेंट के अंदर, अकॉर्डिंगली इन सारी चीज़ों के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज है, उसका एक टाइप का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम कर सकता है, और करता भी है इन रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 5 में, हर्नी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हमने पढ़ा था, हर्नी फेयोल सर है, F.W. टेलर है, इल्टन मायोस है, दीज आर द पीपल, दीज आर द थिंकर्स हु हैव contributed towards the field of management. They have propounded certain theories, they have given certain principles, and accordingly that is universally nature acceptable in everywhere, in every situation and organization, ठीक है। सो उस तरीके से हम बात करते हैं और देखते हैं कि एर्नी फेयोल सर का क्या बैकग्राउंड है, और उन्होंने क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं हर्नी फेयोल सर का। आप देख सकते हो, ही इज़ अ गुड लुकिंग पर्सन, वी कैन से, अकॉर्डिंग टू द फोटो दैट इज़ बीन प्रिंटेड इन द टेक्स्ट बुक। स्टार्टिंग करते हैं हर्नी फेयोल, ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1841 एंड डाइड इन द ईयर 1925। ही वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। सो अकॉर्डिंगली वी कैन से हर्नी फेयोल सर जो थे वो एक प्रोफेशनली इंजीनियर थे। फ्रेंच माइनिंग, फ्रेंच मतलब क्या, उनकी कंट्री बिलोंग करती है, ही वॉज फ्रॉम फ्रांस। तो इसके लिए उनको हम क्या बोलेंगे, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। ही वॉज वर्किंग इन अ कंपनी एज एन इंजीनियर, ठीक है। माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग मतलब कौन से इंडस्ट्री होती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। जो कंपनी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है उसको हम लोग बोल सकते हैं माइनिंग कंपनी, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या थे, एज एन इंजीनियर थे। जैसे कोल वगैरह जो माइनिंग करके निकालते हैं, या डायमंड्स वगैरह निकालते हैं, या फिर अदर जो स्टील प्लांट वगैरह है उसको भी हम माइनिंग करके निकालते, तो वी कैन से माइनिंग इंजीनियर थे कंपनी में। हु टर्न टू बी अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर। सो पहले वो मैनेजर थे, फिर उसके बाद वो एक अच्छे खासे इंडस्ट्रियलिस्ट हुए। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ माइनिंग इंजीनियर इन फ्रेंच माइनिंग कंपनी, ठीक है। फ्रेंच माइनिंग कंपनी क्या, जो एक कंपनी है फ्रांस में सेटल्ड है, सिचुएटेड है, एंड वहाँ पे उन्होंने अपना कैरियर एज एन इंजीनियर स्टार्ट किया एंड रोज द पोजीशन टू द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। और उस पर्टिकुलर कंपनी में इंजीनियरिंग एज एन इंजीनियर कैरियर स्टार्ट करने के बाद वो एक तरीके से चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी वहाँ पर नॉर्मली अपॉइंट हो गए उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक, जो भी उन्होंने सर्व किया उस पर्टिकुलर कंपनी को। After conducting the many experiments and observation in organization, Henry Fayol proposed 14 principles of management. So normally, in the due course of his career with the that mining company, उन्होंने बहुत सारे experiments conduct किए। experiments क्यों conduct किए? Because he was working as a engineer, he was also working as one of the director, he was also working as a manager, and being a manager, director and engineer इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, उनके पास पावर्स है, अथॉरिटीज़, और वो डिफरेंट सेक्शंस में भी डील कर सकते हैं। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट में ही वो डील करेंगे, बट वो फील्ड में भी जाकर ही इज़ ऑब्जर्विंग द थिंग्स, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड द प्रॉब्लम्स एंड द डिफिकल्टीज दैट द वर्कर्स हैव टू फेस ओवर देयर विद द डिफरेंट वी कैन से डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दैट द पीपल आर डूइंग, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग हिज टाइम रीजन, एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रपोज किया, डेवलप करने का बात बोल सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट विच एक्सप्लेन्ड इन हिज फेमस बुक कॉल्ड जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो ही हैज़ रिटन वन बुक विच इज़ कॉल्ड जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने उसके अंदर अपने जो भी एक्सपीरियंसेस थे, जो भी उनका इन्वेंशंस था, जो भी उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, उन सारी चीज़ों का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करके दिया है। Due to his contribution in the development of managerial thought, he is called the father of modern management, because जो भी उनका contribution रहा है related to the management, related to the development in the field of management, because of that reason he is called the father of modern management. Fayol suggested 14 principles of management
दिस स्टेटमेंट सर्व एज अ गाइड फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट एक्शन। तो उन्होंने क्या किया है, 14 प्रिंसिपल्स को सजेस्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, नीड एंड द सिनेरियो, एंड वो सारे प्रिंसिपल्स को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ समवेयर रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखो क्या आ रहा है, देयर आर 14 प्रिंसिपल्स आर देयर। फर्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। Principle of remuneration, scalar chain, order, equity, stability of tenure. Second last principle of initiative, and fourth one principle of spirit de corps, जिसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो टीम वर्क बोल सकते हैं। स्पिरिट de corps ये फ्रेंच वर्ड है, नॉर्मली इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं टीम वर्क, इसके लिए वहाँ पे ब्रैकेट में मिल दिया हुआ है टीम वर्क। सो देयर आर टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड लेट अस स्टार्ट वन बाय वन to understand the first principles of management. पहला principle of management है division of work. I hope that you this image is very clear to you all. पहला है principles of division of work. According to this principle, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security operation, accounting and managerial, ठीक है। तो नॉर्मली जैसा कि हमको पता है कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में जहाँ पे लेवल ऑफ ऑपरेशंस बहुत लार्ज होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े लेवल पे बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होता है, डिपार्टमेंट होता है, यूनिट होता है, सब यूनिट होता है। तो डिपार्टमेंट्स, यूनिट, सब यूनिट, सेक्शन, सब सेक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, उनका जो ट्रांसैक्शन है वो बहुत हाई लेवल पे और बहुत बड़े लेवल पे होता है। इसके लिए जो काम है ना उसको भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया अमॉन्ग द डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शन, यूनिट, सब यूनिट, ग्रुप, सब ग्रुप, ठीक है, ताकि वो जो वर्क है, जो काम है वो प्रॉपर तरीके से हो सके विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी एंड एरर। विदाउट एनी डिफ़िकल्टी एंड एरर, ऑल द वर्क शुड बी कैरिड आउट बाय द पीपल अकॉर्डिंगली टू द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अकॉर्डिंग टू द गिवन वर्क, ठीक है ना। सो पहला जो प्रिंसिपल है वो वही बोलता है कि डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स व्हाट, हर आदमी के बीच में आपको जो भी काम अवेलेबल है, जो भी वर्क है वो प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल स्टाफ होता है हमारे यहाँ पे नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस पे जो टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करने का काम करता है। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। कमर्शियल डिपार्टमेंट होता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ को टेक केयर करने के लिए। सिक्योरिटी वाले होते हैं ऑपरेशंस को कैरिड आउट करने के लिए। अकाउंट्स टीम होती है मैनेजमेंट के लिए। एचआर डिपार्टमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट्स में लोग बैठते हैं। सो दीज आर द वर्क्स विच इज़ बीइंग डिवाइडेड अमॉन्ग द पीपल अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द स्किल, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, and each and everything will be divided among the people, and with the effect that they all will carry out all their activities in a proper manner, and accordingly the results can be derived. It is assigned to the employees as per their qualities and capabilities, ठीक है ना। आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास एक्सपीरियंस है काम करने का, तो आपको उसी काम में उसी तरीके से एंगेज करेंगे और आपको उतना ही काम देंगे जितना आप एक पर्टिकुलर दिन में, हफ्ते में, महीने में हम कैरिड आउट कर सको। दैट इज़ नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द एम्प्लॉयज़। नॉर्मली आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प करता है डिवीजन ऑफ वर्क। एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है डिवीजन ऑफ वर्क, और उनके जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं एक्सपर्टाइज भी बढ़ता है। एफिशिएंसी मतलब क्या, बेटर काम करके आप दे सकते हो और बेटर तरीके से कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज, विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू द एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। सो जो आउटपुट होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो हमारा बढ़ के मिलेगा, एंड दैट इज़ ऑल द रिजल्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आपको समझा रहेगा, आई होप सो, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ की गई है इस प्रिंसिपल के अंदर। सबसे पहला है अथॉरिटी और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले समझते हैं अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक द डिसीजन, ठीक है ना।
अथॉरिटी मीन्स द पर्सन हु हैव द पावर टू टेक द डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी के पास पावर नहीं होता डिसीजन लेने का। देयर आर फ्यू पीपल आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन who will have the power to take the decision, that is known as an authority। पावर का मतलब होता है अथॉरिटी। एंड दूसरा वर्ड क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग विच लाइज इन द हैंड्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग सम और द अदर काइंड ऑफ जॉब एंड एक्टिविटी दैट दे हैव बीन अपॉइंटेड फॉर। हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी काम को करने के लिए अपॉइंट हुआ है। सो उसका जो अपॉइंटमेंट है जिस पर्टिकुलर काम के लिए है, उस काम से रिलेटेड उसकी क्या है, जिम्मेदारी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। बोथ द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ द प्रिंसिपल शुड गो हैंड इन हैंड। यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक साथ में जानी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अथॉरिटी ज़्यादा हो जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाए अथॉरिटी कम कर दो। अगर किसी बंदे को अगर आप काम देते हो, ठीक है ना, कोई भी चीज़ को करने के लिए, तो आपने क्या दी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब उस काम को कंप्लीट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन लेने, उस काम से रिलेटेड जो डिसीजन लेने, आप उसको क्या दो, अथॉरिटी दे दो, ताकि वो पर्टिकुलर बंदा अच्छे तरीके से उस काम से रिलेटेड डिसीजन ले सके। सो इसके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम कम, ठीक है ना। अगर अथॉरिटी पावर ज़्यादा है और काम कम करना है, तो बंदा क्या करेगा, पावर का मिसयूज़ करना स्टार्ट करेगा। और अगर उल्टा हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा अथॉरिटी कम, तो बंदा क्या हो जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा, ओवरबर्डनड हो जाएगा, स्ट्रेस्ड हो जाएगा रिलेटेड टू द गिवन जॉब। तो नॉर्मली इसके लिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। मतलब पैरेलल होनी चाहिए, कोई कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों एक पैरेलल वे में चलना चाहिए, ताकि जो भी डिसीजंस, जो भी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है, उसको प्रॉपर तरीके से हर एक पर्टिकुलर बंदा अपने ओन वे में जाकर डिसीजन लेके उसको कंप्लीट कर सके। दैट इज़ ऑल इट हैज़ बिन रिटन इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट। एक बार देख लेते हैं हम लोग इसको भी। अथॉरिटी इज़ अ राइट टू टेक द डिसीजन, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब क्या, मैनेजर के अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम करने वाले होते हैं उनको हम लोग सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अप्रोप्रिएटली काम करने के लिए सबऑर्डिनेट्स के लिए, डिसीजन लेने के लिए मैनेजर को, प्रॉपरली काम करने के लिए सबऑर्डिनेट्स को, ये चीज़ें हेल्पफुल है। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो अथॉरिटी है वो अकेले नहीं आती, उसके साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। इफ़ द मैनेजर इज़ गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट द टास्क विद इन द गिवन टाइम, ही शुड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ़ ही डज नॉट कंप्लीट द वर्क इन अ गिवन टाइम। अगर आपके पास अथॉरिटी है काम कंप्लीट करने की, तो आपको करना है। अगर आप काम नहीं कंप्लीट करते हो इन द गिवन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। So manager should have the proper authority to take the managerial decision on his own in respect of the goals. So जो भी goals है, objectives है, management and the manager are free to take the decision related to the things that they have to do and accordingly they are responsible for that. ठीक है, हम लोग मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उनको हम लोग इंटरनल रूल्स, इंटरनल प्रिंसिपल्स, इंटरनल गाइडलाइंस हम बोल सकते हैं। मैनेजर को काम करना है तो उसके लिए अलग सेट ऑफ रूल्स है, गाइडलाइंस है, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ को काम करना है तो उसके लिए अलग सेट ऑफ रूल्स है, अलग गाइडलाइंस है। एंड ईच एंड एवरी पर्सन दोज हु आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टू ऑब्जर्व ऑल द रूल्स, ऑल द रेगुलेशंस, each and every thing related to the functioning or related to the working in an organization, and accordingly we can say the management and the people are very disciplined in nature and accordingly they can do their work, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो सेट ऑफ रूल्स है, रेगुलेशंस है, डिसिप्लिन है, उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना एंड अकॉर्डिंगली आप काम करना। आप अगर अथॉरिटी, आपका जो पावर है उसके बियॉन्ड जाके काम करोगे, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द मैनेजमेंट। ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है रिलेटेड टू द डिसिप्लिन। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू द फेयर, डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना।
तो रूल्स रेगुलेशंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेके बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हर जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते ही हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न्स द ऑर्गेनाइजेशन। सो एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, फॉलो करना है एंड अकॉर्डिंगली चीज़ों को करना है, ठीक है। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो भी गोल्स है, डिसिप्लिन क्या करता है, हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में। गुड डिसिप्लिन इज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। तो मैनेजमेंट हो चाहे वर्कर हो चाहे एम्प्लॉयज़ हो, उन सारे लोगों के बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। दे मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द rules and regulation, because if anything, if you violate, then strict action will be taken against you, whether you are in the management or whether you are an employee or whether you are a worker in the organization. Basic discipline should be observed at all levels of management. So top level हुआ, middle level हुआ, lower level हुआ, हर किसी के लिए रूल्स बराबर होते हैं और उनको फॉलो करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके माइंड में क्लियरली ये नॉलेज होना चाहिए कि क्या रूल्स मुझे फॉलो करने हैं, अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। तो ये होगा प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना। अब ऑर्डर कौन दे सकता है, मैनेजर्स ऑर्डर देते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं वो लोग ऑर्डर देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स गिविंग एन ऑर्डर। एंड नॉर्मली हियर व्हाट हैपन व्हेन यू रिसीव बीइंग एन एम्प्लॉय, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हो तो आपको ऑर्डर किससे लेना है, एक बंदे से ही ऑर्डर लेना है। आपको 2 बंदे या 3 बंदे या 4 बंदे, बीइंग अ मैनेजर, अगर आपको 4 मैनेजर आके 4 अलग अलग ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है, और आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम देते हैं कि आपको ये चारों काम कंप्लीट करके लेना है, तो बंदा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है, और जो काम करना है वो भी काम कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, ऑर्डर देना। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, एक सिंगल बंदा होना चाहिए, एक सिंगल सुपरवाइज़र होना चाहिए या मैनेजर होना चाहिए या एचओडी होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हर एक एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देने का काम करेगा। व्हाट वर्क दे हैव टू डू, हाउ दे हैव टू डू, from whom they will get the things will be done, each and everything will be clearly defined and instructed and guidance will be provided by the management, ठीक है ना। तो जो यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर सुपरवाइज़र हो या मैनेजर हो या डिपार्टमेंटल हेड हो, एचओडी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पर्टिकुलर बंदा क्या करेगा, अपने अंडर काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सभी को ऑर्डर देने का काम करेगा। अगर एम्प्लॉयज़ को एक बंदे के बजाय 2 या 3 या 4 लोगों से ऑर्डर मिलता है, तो नॉर्मली ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे बंदा पूरा, नॉर्मली एम्प्लॉयज़ पूरे कंफ्यूज्ड स्टेट में चले जाएंगे और जो एक्टिविटी है वो भी स्टॉप्ड हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी और लॉस हो जाएगा कंपनी को। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एवरी मैनेजर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन ही शुड गिव द ऑर्डर टू द एम्प्लॉयज़, और पर्टिकुलर बंदा भी क्या होना चाहिए, एक ही एम्प्लॉयज़ क्या करना चाहिए, एक ही मैनेजर से उसको ऑर्डर भी रिसीव करना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ें और प्रॉपरली लिखी है, देखो क्या है, ईच मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव द ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर, ठीक है। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्व द डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बंदे से अगर एक मैनेजर आपको ऑर्डर देता है तो वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस नहीं है और कोई डिस्प्यूट्स भी नहीं होगा अमॉन्ग द मेंबर्स, ठीक है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग द कन्फ्यूजन। मैंने बोला था ना कन्फ्यूजन और कन्फ्यूज स्टेट, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक पर्टिकुलर बंदा है वो ऑर्डर दे रहा है, आपको क्लैरिटी है क्या काम करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है और आपको उस हिसाब से ऑर्डर्स मिलते हैं तो आप कंप्लीट करते हो। बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, if an employee receives the command from more than one authority, that means more than one people, he will get confused and will be not able to take the decision about what or whose order should be followed। अगर एक या एक से ज़्यादा लोगों से अगर आपको ऑर्डर मिल रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ कन्फ्यूज हो जाएगा और उसको ये नहीं पता चलेगा कि किसके ऑर्डर को फॉलो करो, किसके ऑर्डर को पहले कंप्लीट करो और किसका काम छोड़ दूँ। This is wrong approach for the organization hierarchy that should be well defined, ठीक है। Each employee should know his immediate superior and should receive the order from him only। So normally हर employees के ऊपर एक particular बंदा एज अ मैनेजर है, बॉस है,
तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा अल्टीमेट सुपरवाइज़र या बॉस कौन है और उसको उसी से ऑर्डर लेना चाहिए। जैसे आप ये रेड वाला पहला देखो, ऊपर लिखा हुआ है राइट अप्रोच। राइट अप्रोच में फर्स्ट वाला देखो रेड डॉट है, रेड डॉट का मतलब होता है वो एक सुपरवाइज़र है, ठीक है। और उसके अंदर जो नीचे 3 ग्रीन कलर के डॉट है वो क्या है, उसके एम्प्लॉयज़ है। तो यहाँ पे एक डॉट होने का मतलब क्या है, वहाँ पे एक सुपरवाइज़र है, उसके नीचे 3 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे तीनों को एक ही सुपरवाइज़र ऑर्डर दे रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला डायग्राम में देखो क्या है, रॉन्ग अप्रोच। रॉन्ग अप्रोच में क्या है, 2 डॉट ऊपर है, रेड कलर के 2 डॉट है। रेड कलर के 2 डॉट होने का मतलब क्या है, 2 सुपरवाइज़र है और नीचे एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 3। तो 2 सुपरवाइज़र क्या कर रहे हैं, तीनों को अपने अपने तरीके से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इस स्टेट में क्या हो रहा है, तीनों एम्प्लॉयज़ का क्या हो रहा है, नॉलेज कंफ्यूज्ड स्टेट में जा रहे हैं और तीनों का जो आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी, वो हैम्पर हो रहा है, गोल्स को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो ये जो है वो 2 रेड डॉट नीचे 3 ग्रीन डॉट, वो एक रॉन्ग अप्रोच है। उसके पहले में 1 रेड डॉट और 3 ग्रीन डॉट, वो क्या है, वो राइट अप्रोच है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या, ऑर्डर्स लेना एक ही सुपरवाइजर से, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी सुपरवाइज़र हो या कोई भी मैनेजर हो, सिर्फ ऑर्डर दे देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। सिर्फ ऑर्डर दे देंगे और ये बोलेंगे कि अब मैं मेरे कैबिन में बैठता हूँ और बंदे लोग काम करके लेके आके दे देंगे, उससे काम कंप्लीट होने वाला नहीं है। 100% एक्यूरेसी के साथ 100% कोई मैनेजर गारंटी नहीं दे सकता कि काम कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज when you being a manager of a company, when you give certain orders to the people related to the job that he or she have to complete, then it is your duty to make sure that that particular worker or the people should complete his or her job with a proper manner, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या, गाइडेंस देना, असिस्ट करना, हेल्प करना, सजेशंस प्रोवाइड करना, ताकि वो पर्टिकुलर बंदा जहाँ पर भी कंफ्यूज्ड है या जो भी प्रॉब्लम उसको अराइज हो रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से हैंडल करके काम कंप्लीट कर सके। सो दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान in every organization. Each group in an organization should have the same objective and the group should be directed by one manager using the single plan. समझ में आ रहा है, एक मैनेजर होगा, एक प्लान लेके आएगा, वो आपको उस प्लान से रिलेटेड ऑर्डर देगा। ऑर्डर देने के बाद वो आपको जहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ को डिफ़िकल्टी है, डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो हर जगह जाके हेल्प करेगा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर वर्क। सो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद 6th वाला है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसके पहले था जनरल इंटरेस्ट। अभी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदा, हर एम्प्लॉय या हर मैनेजर अपने अपने बारे में ही सोचते हैं कि मेरा प्रमोशन कैसे हो, मेरा सैलरी इंक्रीमेंट कैसे हो, मेरा बेनिफिट्स कैसे और ज़्यादा मुझे बेनिफिट्स और पर्क्स इंसेंटिव्स वगैरह मिले, मेरा नाम कैसे हो। तो ये कैसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे बंदे काम करते हैं, ठीक है ना। जब तक उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट फुलफिल होते रहेगा तब तक वो एम्प्लॉयज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेंगे, अदरवाइज दे आर गोइंग टू स्विच ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच बाय ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ है तो उनको अपने बारे में सोचने का नॉर्मली दे हैव द राइट, बट हियर व्हाट हैपन, बीइंग अ मैनेजर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेटिंग द इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। अगर आपको सैलरी चाहिए, बड़ी सैलरी चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको इंसेंटिव्स चाहिए, आपको पर्क्स चाहिए, तो ये सारे कैसे अचीव होंगे आपके, जब ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगा विद दैट पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है ना, विद दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से कुछ नहीं होने वाला, उसको क्या चाहिए, उसको ग्रुप परफॉर्मेंस चाहिए। जब तक ग्रुप परफॉर्मेंस नहीं होगा तब तक प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को लिंक करना, इंटर रिलेट करना ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ में, ताकि एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट हो प्लस ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता रहे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना।
और एम्प्लॉयज़ है मेरे यहाँ पे 2 एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग को नॉलेज नहीं है या ऑब्स्टिकल है या बैरियर है, तो नॉर्मली उनको भी उतना ही एफर्ट दे के प्रोवाइड करना ताकि बेटर रिजल्ट्स वो लोग डिराइव करें. While taking the decision in the organization, manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of single employee. ठीक है ना. वहाँ पे मैनेजर को चाहिए कि सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट ना करे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, बट वो सारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे बिकॉज ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस दैट दे डिड. ठीक है ना. अगर सचिन तेंदुलकर ने 100 बनाया तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच तो मिलता है, लेकिन उसके वजह से पूरी टीम जीतती है ना नॉर्मली हियर. तो सचिन तेंदुलकर के साथ साथ जिसने भी कंट्रीब्यूट किया नॉर्मली दे शुड ऑल्सो बीन रिकॉग्नाइज विद दैट ना. जैसे होता है उसी तरीके से कंपनी में भी जो पर्टिकुलर बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑब्वियसली उसको रिकॉग्निशन तो मिलना चाहिए, बट जिसने भी इम्प्रूवमेंट शो किया इवन दैट पर्सन शुड ऑल्सो बीन रिकॉग्नाइज फॉर देयर एफर्ट एंड द थिंग दैट दे डिड. समझ में आ रहा है ये. Similarly, the employee should protect the interest of the organization first and his personal interest should be subordinated. ठीक है. तो एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, पहले ऑर्गेनाइजेशन का जो फ़ायदा है या इंटरेस्ट है उसको पहले देखें, अपना इंटरेस्ट बाद में देखें. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे लिखा है इन एवरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम रादर देन इंडिविजुअल रिकॉर्ड. ठीक है ना. सचिन ने सेंचुरी क्यों बनाई, क्योंकि उसको पूरे टीम को जिताना है, उसको खुद की सेंचुरी बनाना है और टीम हार जाए ऐसे कोई प्लेयर नहीं खेलता है ना. जैसे सचिन तेंदुलकर 100 बनाएगा, सौरव गांगुली या धोनी 100 बनाएंगे बिकॉज दे वांटेड द इंडिया टू विन, दे वांट ऑल द टीम टू विन. ठीक है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा 50 हो जाए, मेरा 100 हो जाए और बाकी टीम हार जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए. तो दिस शुड नॉट बी द केस, दिस इज़ नॉट द केस एंड दैट शुड नॉट हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. ठीक है. आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो पावर्स है वो किन के हाथ में है और कितने लोगों के हाथ में है. ठीक है ना. उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. अगर पावर कुछ ही लोगों के हाथ में है तो नॉर्मली वो लोग क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे. और ये जो पावर होता है कुछ लोगों के हाथ में, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना उनमें अगर कुछ लोगों के हाथ में तो ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत कम एम्प्लॉयज़ या कम लोग ही काम करते हैं. लेकिन जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें so normally there are many people involved and engaged with the activities, and accordingly each and every people they should get some authority and the powers according to the work that they have been got. यहाँ पे देखो centralization refers to the concentration of powers and authorities. ठीक है. in some organization this power is vested in one hand or few hand. मतलब बोल सकते हैं हम लोग ये जॉइंट हिंदू फैमिली हो गए या सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो गया या पार्टनरशिप फर्म हो गया, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, 2 या 3 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मैनेजमेंट है और सारी चीज़ें 1 या 2 लोगों के हाथ में, तो वहाँ पे अगर पावर उन्हीं के हाथ में तो नॉर्मली दैट इज़ ओके. लेकिन अगर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, तो नॉर्मली यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो पावर्स होते हैं वो हर एक के हाथ में होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन. छोटे ऑर्गेनाइजेशन में पावर कुछ लोग के हाथ में, इसके लिए यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. लेकिन जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते जाता है उसी तरीके से जो पावर है वो स्प्लिट होते जाते हैं. अकॉर्डिंगली वी कॉल दैट कंसेप्ट एज अ डिसेंट्रलाइजेशन. दिस सिचुएशन अकर्स इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, but if the size of an organization is large then there is a decentralization of the powers and authority. ठीक है. समझ में है जो मैंने बताया. According to this principle there must be a proper balance between centralization and decentralization. ठीक है. प्रिंसिपल प्रॉपर होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द लेवल ऑफ बिजनेस. दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़. वो ये ध्यान में रखते हुए सेंट्रलाइजेशन रखना है या डिसेंट्रलाइजेशन रखना है, इसको अपने तरीके से हैंडल करना है. उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का मतलब होता है गिविंग फेयर सैलरी, फेयर वेजेस to all the employees of an organization, and not only giving the fair salary and fair wages but giving the salary and wages on time to all the employees of an organization so that the performance can be improved by the employees or the वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. ठीक है ना. यहाँ पे देखिए अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू द स्टाफ और द एम्प्लॉयज इज द प्रिंसिपल टू कीप द सेटिस्फाइड फाइनेंशियली
एज वेल एज टू रिटेन देम फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर प्रॉपर सैलरी दोगे, उनके सैलरी में इंक्रीमेंट करोगे, उनके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए उनको बेटर इंसेंटिव्स ऑफर करोगे, तो एम्प्लॉयज़ आपके साथ में रहेगा। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को स्विच ओवर करेगा। द फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन द टोटल। ठीक है ना, तो प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी दोनों उसके रेम्यूनरेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो कि उसका एक इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी होता है उसको फिक्स करते हैं, एंड दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, एक्सपर्टाइज वो एम्प्लॉयज़ के अंदर कितना है और कैसा है। सो दैट इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ remuneration. We are starting with the next principle, that is called the principle of scalar chain. Principle of scalar chain का मतलब होता है there is a proper chain of communication. स्केलर चेन का मतलब यहाँ पे आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, इट इज़ अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। ठीक है ना, और अकॉर्डिंगली जो कम्युनिकेशन होना चाहिए फ्रॉम वन एम्प्लॉय टू अनदर एम्प्लॉय, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू द अनदर डिपार्टमेंट, फ्रॉम वन ग्रुप टू द अनदर ग्रुप, फ्रॉम वन वी कैन से unit to the another unit, that should be proper, that should be according to the chain which the organizations are following. तो नॉर्मली यहाँ पे क्या है, स्केलर चेन का मतलब होता है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना, और वो प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए। चाहे एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से बात करना है, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट में, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, एक यूनिट को दूसरे यूनिट से अगर कम्युनिकेशन करना है तो एक प्रॉपर चैन है, चैनल है, आप उस चैनल को फॉलो करिए, अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई मिलेगा, यू विल डू द वर्क दैट इज़ रिटन हियर। स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ communication. This helps to ensure the order flow of information and communication. Traditionally, organization use the frame large scale scalar chain, which is time consuming. For example, a general manager informs the decision to the respective functional manager. Functional manager will pass on to the supervisor. Supervisor से foreman के पास आता है, foreman के पास से अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अथॉरिटी। सो नॉर्मली यहाँ पे क्या है, एक स्टिपुलेटेड चेन है, और कोई भी चीज़ आपको कम्युनिकेट करनी है तो आपको ये चेन फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरल मैनेजर किसको इन्फॉर्म करता है, फंक्शनल मैनेजर को, फंक्शनल मैनेजर किसको इन्फॉर्म करता है, सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र किसको इन्फॉर्म करेगा, फोरमैन को, फोरमैन कौन किसको इन्फॉर्म करेगा, एम्प्लॉयज़ को। तो कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ भी कम्युनिकेशन करना है तो आपको ये चैनल फॉलो करना ही पड़ेगा। इससे क्या होता है, किसी भी लेवल का कन्फ्यूजन नहीं होता, बट एक है छोटा सा प्रॉब्लम, क्या, डिले हो जाता है डिसीजन लेने में। फॉर अवॉइडिंग द लॉन्गर चेन एंड टेक द स्पीडी डिसीजन, क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज़ फॉलोड बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नोन एज अ गैंग प्लैंक। तो नॉर्मली अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो आपको स्केलर चेन फॉलो करना ही पड़ेगा, बट अगर नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, अब नॉर्मल सिचुएशन है, अगर कोई प्रॉब्लम में है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम में है, या डिपार्टमेंट या सेक्शन या यूनिट प्रॉब्लम में है, तो आप वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को ब्रेक करके आप किसी भी बंदे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। बट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे देखो, डी को कम्युनिकेट करना था जी के साथ में, तो अगर डी को जी से कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले उसको सी के पास जाना पड़ेगा, सी बी के पास जाएगा, बी से ए के पास जाएगा, ए के बाद ई के पास जाएगा, ई के बाद एफ से कम्युनिकेट करेगा जी, और अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से मिलेगा। बट अगर कोई इमरजेंसी हो, डी को डायरेक्टली जी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उस सिचुएशन में वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, डी डायरेक्टली जी के पास जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग प्लैंक का सिचुएशन बोलेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है, अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स ईच एंड एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरी मटेरियल, टूल्स, टेक्नोलॉजी, पीपल शुड बी अकॉर्डिंग टू द गिवन प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सही बंदा सही जगह पे हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर।
Human resource and material should be in the right place at the right time for the maximum efficiency. Each and everything should be at the right place and it should be at the right time so that the better results we can derive. Minimum wastage of time and better results. Human resource should be placed at the right place and on the right job. से सही जगह, सही आदमी को सही जगह पे डालो, सही काम के लिए डालो, उसको जो भी टेक्नोलॉजी, मटेरियल, टूल्स जो भी चाहिए आप उसको अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करो ताकि वो बेटर रिजल्ट्स हमको दे सके. द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. फिजिकल मतलब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज तो ह्यूमन बींग विच इज़ यूजिंग सच टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये आपको समझा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. सही बंदा सही जगह पे विद ऑल द रिक्वायर्ड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल so that he can complete the